1992 भारत का शेयर बाजार पहली बार आम लोगों के सपनों का बाजार बन चुका था। मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर हर सुबह करोड़ों रुपए ऐसे घूम रहे थे जैसे पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अखबारों में एक ही नाम छाया हुआ था, हर्षद मेहता। लोग उसे बिग बुल कहते थे, एक ऐसा आदमी जिसने हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों को ये यकीन दिला दिया था कि शेयर बाजार ही वो जगह है जहां रातों रात किस्मत बदली जा सकती है। लेकिन उसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की एक शांत इमारत के अंदर कुछ अधिकारी लगातार ऐसे बैंकिंग रिकॉर्ड देख रहे थे जिनमें आंकड़े तो सही लग रहे थे पर कहानी गलत थी। और यही वो पल था जब एक सीक्रेट बैंकिंग इनपुट ने पूरे सिस्टम के अंदर छिपे उस खेल की तरफ इशारा करना शुरू किया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला था। उस दौर में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था, सरकार नई आर्थिक नीतियों की तैयारी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा था। एसीसी जैसे शेयर कुछ महीनों में कई गुना बढ़ चुके थे। छोटे निवेशक अपने घर गिरवी रखकर निवेश कर रहे थे। बैंक भी बड़ी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों के सौदों में शामिल थे। सब कुछ कानूनी दिखाई दे रहा था, लेकिन आरबीआई के कुछ अधिकारियों को एक अजीब बात परेशान कर रही थी। सरकारी सिक्योरिटीज के लेन देन में जो बैंक रसीदें इस्तेमाल हो रही थी उनमें रकम तो दर्ज थी, मगर असली सिक्योरिटीज कई बार मौजूद ही नहीं थी। पहले इसे एक तकनीकी गलती माना गया, लेकिन जब अलग अलग बैंकों के रिकॉर्ड मिलाए गए तो तस्वीर और खतरनाक होती चली गई। कुछ बैंकों ने करोड़ों रुपए ऐसे सौदों में भेज दिए थे जिनका कोई वास्तविक बैकअप नहीं था। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे नाम धीरे धीरे जांच के दायरे में आने लगे। आरबीआई के अंदर एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें लिखा गया कि अगर ये नेटवर्क सच निकला तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, पूरा शेयर बाजार नकली तरलता के सहारे खड़ा पाया जाएगा। उधर दलाल स्ट्रीट पर माहौल बिल्कुल अलग था। हर्षद मेहता मीडिया इंटरव्यू दे रहा था। उसके घर के बाहर लग्जरी कारों की लाइनें खड़ी थी। लोग उसकी जीवन शैली को सफलता का प्रतीक मान रहे थे। लेकिन जांच एजेंसियों के पास धीरे धीरे ऐसे दस्तावेज पहुंचने लगे जो दिखा रहे थे कि बैंकों से निकला पैसा सीधे शेयर बाजार में जा रहा है। सीबीआई को मिला एक सीक्रेट इनपुट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। कुछ बैंक अधिकारी बिना वास्तविक सरकारी बॉन्ड के सिर्फ कागजी रसीदों के आधार पर हजारों करोड़ रुपए जारी कर रहे थे और उन पैसों से चुनिंदा शेयरों की कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ाई जा रही थी। जांच आसान नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रोकर की कहानी नहीं थी। इसमें बैंक अधिकारी, बड़े निवेशक और सिस्टम के अंदर बैठे कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते थे। हर नए दस्तावेज के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर अचानक ये खबर बाहर आ जाती कि बाजार की तेजी असली निवेश नहीं बल्कि बैंकिंग हेरफेर पर टिकी है तो लाखों निवेशकों का पैसा कुछ घंटों में खत्म हो सकता था। इसी दौरान एक बैंक के लेनदेन में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। रिकॉर्ड के अनुसार सिक्योरिटीज मौजूद थीं, लेकिन जब उनकी पुष्टि मांगी गई तो असली दस्तावेज गायब निकले। ये वही क्षण था जिसने आरबीआई और सीबीआई दोनों को समझा दिया कि मामला साधारण वित्तीय अनियमितता से कहीं बड़ा है। अब डर सिर्फ घोटाले का नहीं था, डर इस बात का था कि अगर बाजार को सच पता चला तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा टूट सकता है। अप्रैल 1992 आते आते जांच तेज हो चुकी थी। कुछ पत्रकारों को भी अंदर की जानकारी मिलने लगी। फिर एक दिन अखबारों में खबर छपी कि शेयर बाजार की तेजी के पीछे बैंकिंग सिस्टम के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है। खबर बाहर आते ही बाजार में घबराहट फैल गई। निवेशकों ने तेजी से शेयर बेचने शुरू कर दिए। जिन शेयरों की कीमतें आसमान छू रही थीं, वे अचानक गिरने लगे। फोन लगातार बज रहे थे। ब्रोकर अपने ग्राहकों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर अब पूरे बाजार में फैल चुका था। हर्षद मेहता ने शुरुआत में सभी आरोपों से इनकार किया। उसने खुद को सिस्टम का शिकार बताया, लेकिन जांच एजेंसियों के पास बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी बैंक रसीदें और पैसों के ट्रेल के सबूत बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी के पीछे असली निवेशकों का भरोसा नहीं बल्कि बैंकों के पैसों का खेल था। जब बाजार गिरा तो सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का हुआ जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचत निवेश कर दी थी। कई परिवार कर्ज में डूब गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। दलाल स्ट्रीट, जो कुछ महीनों पहले सपनों का प्रतीक, जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बेच दी हों, लेकिन असलियत में कई सौदों के पीछे कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। आरबीआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को यह समझने में समय लगा कि ये सिर्फ रिकॉर्ड की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित वित्तीय जाल हो सकता है। इसी बीच कुछ अंदरूनी बैंक कर्मचारियों ने चुपचाप जानकारी देना शुरू किया कि बड़े दबाव में लेन देन पास कराए जा रहे हैं। कई अधिकारियों को डर था कि अगर उन्होंने सवाल पूछे तो उनके करियर खत्म हो सकते हैं। सीबीआई ने जब पैसों की मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू की तो जांच और उलझती चली गई। एक बैंक से निकला पैसा दूसरे बैंक के जरिए किसी ब्रोकर अकाउंट में पहुंचता, फिर वहीं से शेयर खरीद कर कीमतें ऊपर धकेली जाती। बाजार में कृत्रिम मांग बनाई जा रही थी। आम निवेशकों को लगता था कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसलिए शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा बाजार उधार के पैसों पर सांस ले रहा था।
यही वजह थी कि जांच एजेंसियां सीधे कार्रवाई करने से भी डर रही थीं। अगर अचानक बड़े ब्रोकरों और बैंकों पर छापे पड़ते तो बाजार में भगदड़ मच सकती थी। इसी दौरान संसद और वित्त मंत्रालय तक भी गोपनीय रिपोर्ट पहुंचने लगी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सच को छिपाया भी नहीं जा सकता था और पूरी तरह उजागर करना भी खतरनाक था। विदेशी निवेशकों की नजरें भारत पर टिकी थीं। देश आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे समय में अगर ये साबित हो जाता कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार नकली बैंकिंग सपोर्ट पर चल रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी नुकसान हो सकता था। फिर जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कुछ सौदों में जिन सरकारी प्रतिभूतियों का इस्तेमाल दिखाया गया था, वे या तो पहले से किसी और बैंक के पास थी या उनका अस्तित्व ही संदिग्ध था, यानी कागज पर वही सिक्योरिटी कई बार बेची जा रही थी। ये खोज इतनी गंभीर थी कि कुछ अधिकारियों ने इसे भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर कहा। जब मीडिया ने लगातार खुलासे करने शुरू किए तो आम जनता पहली बार समझ पाई कि शेयर बाजार की चमक कितनी खतरनाक हो सकती है। जिन लोगों ने हर्षद मेहता को आर्थिक जादूगर माना था, वही लोग अब टीवी स्क्रीन और अखबारों के जरिए उसके खिलाफ आती खबरें देख रहे थे। कई निवेशकों को आखिरी पल तक भरोसा था कि बाजार फिर संभल जाएगा, लेकिन गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए बाजार से गायब हो गए। दलाल स्ट्रीट की इमारतें अब भी वहीं खड़ी थीं, लेकिन उनके अंदर भरोसा टूट चुका था। और शायद यही इस पूरे स्कैम की सबसे डरावनी सच्चाई थी कि एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम लंबे समय तक उस झूठ पर भरोसा करता रहा जिसे कुछ गुप्त बैंकिंग दस्तावेज सबसे पहले पहचान चुके थे।